हे गाइस, वेलकम टू ज्ञानबाजी यूट्यूब चैनल। डेली करंट अफेयर सीरीज लेक्चर नंबर 25। कैसे हैं आप सब लोग? क्या हाल है कोरोना का आपके आपके एरियाज में? हमारे साथ जरा कमेंट्स थ्रेड में शेयर करिएगा। भैया हमारे यहाँ तो फिर से लॉकडाउन लग गया है। आज लॉकडाउन का फिर से पहला दिन है और वाकई में काफी गंभीर परिस्थिति बनती जा रही है। आप बताइए आपके यहाँ क्या हाल है, जरा कमेंट्स थ्रेड में हमको भी पता चले। बहरहाल लेक्चर नंबर 25 के साथ अब बच गए हैं केवल आखिरी के 5 लेक्चर और उसके बाद इस सीरीज को हम देंगे विराम। लेकिन बिल्कुल भी रिलैक्स नहीं होना है, क्योंकि अगली सीरीज तुरंत चालू होगी और अगली सीरीज में आपको करंट अफेयर्स में और भी शानदार पैकेज मिलने वाले हैं। तो सबसे पहली चीज, आज सारे स्टूडेंट्स से मेरी अपील है कि आप सजेशन दीजिए और ज्ञानबाजी कमेंट्स थ्रेड में लिखिए कि आप नई सीरीज में करंट अफेयर्स में हमसे क्या क्या चाहते हैं। आप चाहते हैं कि कोई एडिटोरियल पढ़ाया जाए तो वो हम कर देंगे। अगर आप चाहते हैं कि क्विज को अलग फॉर्मेट में लिया जाए तो हम उसके ऊपर भी विचार करेंगे। अगर आप चाहते हैं कि पूरी न्यूज एक्सप्लेन की जाए तो हम उसके ऊपर भी विचार करेंगे। आप जिस तरीके से करंट अफेयर सीखना चाहते हैं या जो भी आपको सहूलियत होती है, आप हमारे साथ जरूर अपने अनुभव और अपने एक्सपेक्टेशन साझा करें, सो दैट आने वाली सीरीज में हम समय रहते आपके लिए बहुत कुछ अच्छा कर पाए। ऑल राइट। बहरहाल स्टेट बैंक ऑफ इंडिया क्लर्क, पीओ, एसएससी और आरआरबी की तैयारी के लिए करंट अफेयर सीरीज ज्ञानबाजी के साथ जुड़े रहिए और रोज के रोज जीके सॉल्व करिए। याद रखना, जीके को एंड टाइम के लिए लटका के मत रख देना। बहुत से बच्चे ओवर कॉन्फिडेंस में खराब हो गए, समय निकल गया, बर्बाद हो गए। क्योंकि मेंस आने के बाद जीके लेके बैठोगे तो तब तक चिड़िया खेत चुग जाएगी, सब खत्म हो चुका होगा। बहुत से बच्चे इस ओवर कॉन्फिडेंस में करंट अफेयर्स में लास्ट में आकर बहुत पछताते हैं। इसलिए करंट अफेयर्स की तैयारी रोज करनी चाहिए। जिस तरह मैथ्स, इंग्लिश और रीजनिंग के लिए आपके माथे की नस दुखती है, वैसे ही करंट अफेयर्स के लिए भी सीरियस रहिए, नहीं तो करंट अफेयर्स ले डूबेगा। जितने बच्चों के सिलेक्शन हुए हैं सबसे पूछ लेना, मेरी बात पे भरोसा करने की भी जरूरत नहीं है। जिनको नौकरी लगी है उनसे ही पूछना करंट अफेयर्स कितना जरूरी है। उसके बाद इन चीजों को लेकर आप सीरियस रहिए। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। आज बहुत कुछ अच्छी अच्छी चीजें आपके साथ शेयर करनी है और सबसे पहले कुछ खास बच्चों का मुझे धन्यवाद भी अदा करना है। सोनाली काले, श्वेता असनेवार, प्राची जोशी, दत्ता केंद्रे और दीपाली गोलेचा, थैंक यू सो मच फॉर योर रेगुलर पार्टिसिपेशन एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर वेरी 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 ब्राइट फ्यूचर। तो भैया इन सारे स्टूडेंट्स ने एक्चुअली में रोज मैं ज्ञानबाजी पे जितने सवाल पूछता हूं उस पे इनका एक्टिव पार्टिसिपेशन रहता है। कमेंट्स थ्रेड में हमेशा इनके कमेंट्स मुझे देखने को मिलते हैं। ये बच्चे ईमानदारी से अपना होमवर्क भी करते हैं और जितना मुझे समझ में आ रहा है, अगर ये इसी तरीके से आगे बढ़ते रहे करंट अफेयर्स को लेकर, मैं बहुत आश्वस्त हूं कि दे आर गोइंग टू डिलीवर अ वेरी वेरी गुड रिजल्ट। और मेरी एक भविष्यवाणी और याद रखना आप, अगर आपका करंट अफेयर्स अच्छा है तो आपका आरसी का पैसेज भी अच्छा जाएगा, आपकी जीडी भी शानदार जाएगी, आपका पर्सनल इंटरव्यू भी अच्छा ही जाएगा और आपका एसे राइटिंग कंपटीशन भी काफी अच्छा होने वाला है। इसका मतलब ये कि अगर आप करंट अफेयर्स में अच्छे हैं तो आपको पीओ की तैयारी दिल खोल के करनी चाहिए और पूरे करेज के साथ करनी चाहिए। सो ऑल द वेरी बेस्ट और आगे भी इसी तरीके से पार्टिसिपेट करते रहिए। ज्ञानबाजी में मैं और मेरी टीम की शुभकामनाएं आप सबके साथ हैं। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज की जर्नी 25 क्वेश्चंस के साथ। लेट अस बिगिन विद क्वेश्चन नंबर 1। ये रहा क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने स्क्रीन पर। India has been grouped in which of the following income group in the new World Bank country classification by income level 2020-21? वर्ल्ड बैंक कंट्री क्लासिफिकेशन के द्वारा साल 2020 और 21 के लिए भारत को कौन से इनकम ग्रुप में जगह मिली है? ये रहे आपके चार ऑप्शन: लो इनकम, अपर मिडिल इनकम, लोअर मिडिल इनकम या हाई इनकम। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये सारे इनकम में अलग अलग अमाउंट होता है। लो इनकम का मतलब होता है बहुत ही बेसिक अमाउंट, एक ऐसा घर जहां पर फैमिली इनकम 50,000 रुपए पर ईयर से ज्यादा नहीं होती। 50,000 पर मंथ नहीं, पर ईयर, तो ये बहुत कम अमाउंट आ जाएगा।
अपर मिडिल इनकम में उससे ज्यादा, लोअर मिडिल इनकम में ज्यादा, और ये सबसे कम के बीच में, और हाई इनकम में तो फिर काफी अच्छी होती है, जहां नीड्स और वांट्स पूरी कंप्लीट हो सकती है। तो भारत इसमें कहां पर है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, भारत आता है लोअर मिडिल इनकम में, राइट। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। आपको याद है कल के करंट अफेयर्स के सीरीज में मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया था जिसका जवाब था 273 मिलियंस, और मैंने आपको बताया था इसका मतलब होता है 27.3 करोड़। भारत ने पिछले इतने दिनों में 27.3 करोड़ लोगों को गरीबी सीमा रेखा से बाहर निकाला है। गरीबी सीमा रेखा जिसको हम इंग्लिश में बीपीएल, बिलो पावर्टी लाइन कहते हैं। तो तरक्की तो हुई है, लेकिन आबादी इतनी ज्यादा है कि हमको इसमें और बहुत लंबी जर्नी तय करनी है। फिलहाल हम जर्नी आगे बढ़ाते हैं और चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2, द इंटरनेशनल चेस डे इज ऑब्जर्व्ड एनुअली ऑन विच डे? अंतरराष्ट्रीय चेस डे यानी शतरंज दिवस कब मनाया जाता है? चार ऑप्शन है हमारे सामने, 20 जुलाई, 18 जुलाई, 19 जुलाई या 17 जुलाई। सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए, 20 जुलाई। ओके, तो नहीं पता तो याद रखिएगा, इंटरनेशनल चेस डे कब मनाया जाता है? 20 जुलाई। आपको मैं एक बार बता दूं, ये जितने भी इंपॉर्टेंट डेज और डेट्स हैं, समझ लो आपको कम से कम 2 क्वेश्चन इसके ऊपर आने ही हैं। बिल्कुल अपने सर की भविष्यवाणी याद रखना, ये होने वाला है आपके साथ। तो ये 20 जुलाई ये डेट भी याद रखिए, और इस तरह के तमाम डेट्स भी आप याद रखिए। आगे बढ़ने से पहले इस क्वेश्चन में 2 होमवर्क देने पड़ेंगे, और प्लीज कमेंट थ्रेड में इसके आंसर मुझे चाहिए। भारत के 2 फेमस चेस प्लेयर्स के नाम बताइए। भारत के 2 फेमस चेस प्लेयर्स के नाम बताइए, एक मेल और एक फीमेल, राइट। ये रहा पहला होमवर्क। दूसरा होमवर्क, मुझे ये बताइए कि 11 जुलाई का इंपॉर्टेंस क्या है? 11 जुलाई को कौन सा डे मनाया जाता है, राइट। मैंने ऑलरेडी ये जीके सीरीज में करवाया है, लेकिन अब मुझे देखना है कि कितने लोगों को ये चीजें याद है। मैं आपको सिर्फ 2-3 डेट्स और बता देता हूं। 12 जुलाई, 12 जुलाई का इंपॉर्टेंस क्या है? 12 जुलाई को होता है पेपर बैग डे, मालूम है आपको? पेपर बैग डे ये सेलिब्रेट किया जाता है 12 जुलाई को। 17 जुलाई को क्या होता है? 17 जुलाई का इंपॉर्टेंस क्या है? इंटरनेशनल जस्टिस डे। इंटरनेशनल जस्टिस डे ये मनाया जाता है 17 जुलाई को। और 17 जुलाई को एक और बहुत इंपॉर्टेंट डे होता है, उस दिन इमोजी डे भी रहता है। हाँ, ये जो दिन भर हम व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, टेलीग्राम पे इमोजीज भेजते रहते हैं ना, ये इमोजी डे मनाया जाता है 17 जुलाई को। ऑल राइट, याद रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। The e-portal Aspire has been developed by which company for the Indian automotive industry? एक पोर्टल बनाया गया है एस्पायर नाम का। ये एक्चुअली में कौन सी कंपनी के लिए बनाया गया है? इंडियन ऑटोमोटिव इंडस्ट्री द्वारा। चार ऑप्शन है हमारे सामने, HMT लिमिटेड, ICAT, BHEL या अराय। अराय का मतलब ARAI। सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, ICAT। अब प्लीज बोर मत होना, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ICAT क्या है ये आपको पता होना चाहिए, तो जरा नोटबुक में फटाफट लिख लो ICAT का फुल फॉर्म। इसका फुल फॉर्म है इंटरनेशनल सेंटर फॉर ऑटोमोटिव टेक्नोलॉजी। इंटरनेशनल सेंटर फॉर ऑटोमोटिव टेक्नोलॉजी, राइट। और आईसीएटी का हेडक्वार्टर है मानेसर में, और मानेसर एक जगह है गुड़गांव में, जिसको अब हम गुरुग्राम कहते हैं, जो कि हरियाणा में है, राइट। और यहां पर होता है होमोलोगेशन। क्या होता है? होमोलोगेशन। सर चकरा रहा है क्या? ये सब क्या लिखते जा रहे हैं सर, पता नहीं, भगवान जाने। होमोलोगेशन अंग्रेजी का एक शब्द है, घबराओ मत। इसका मतलब होता है कि गाड़ी के किसी भी एक चीज को टेस्ट करके उसको सरकारी मान्यता या फिर अथॉरिटी या ग्रांट दे देना। एग्जाम्पल के लिए आप सबको पता ही होगा, जब गाड़ी चलती है तो गाड़ी से धुएं की एक आवाज आती है जिसको नॉकिंग साउंड कहते हैं। अरे भाई, उस नॉकिंग साउंड की एक लिमिट है ना। अब गाड़ी एकदम बहुत ज्यादा शोर करती हुई तो नहीं चल सकती। तो वो टेस्टिंग और उसका अप्रूवल जो मिलता है वो कहलाता है होमोलोगेशन। ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो कि उसके अंदर आती हैं। तो आईसीएटी वो एक जगह है जो मानेसर में है, गुरुग्राम में। ऑल राइट, समझ में आ गया आपको?
इस क्वेश्चन में आपको एक और बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन देनी है दोस्तों, प्लीज बने रहिए। मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड नाम की शानदार ऑटोमोबाइल कंपनी, जो कि भारत के मारुति और जापान के सुजुकी नाम की कंपनी का जॉइंट वेंचर है, ये कंपनी मानेसर में ही है, गुरुग्राम में। भारत में सबसे ज्यादा कार यदि किसी कंपनी की बिकती है तो वो है मारुति सुजुकी। इट इज नॉट टाटा, इट इज मारुति सुजुकी, राइट। तो उनका प्लांट भी मानेसर में है, गुरुग्राम में। किसी जमाने में संजय गांधी ने ये प्लांट शुरू किया था। ऑल राइट, चलते हैं चौथे क्वेश्चन पे। विच स्टेट हैज इंट्रोड्यूस्ड द रिन्यूएबल एनर्जी एक्सपोर्ट पॉलिसी 2020 टू एक्सपोर्ट द पावर टू अदर स्टेट्स? कौन से स्टेट ने अभी अभी ऊर्जा यानी रिन्यूएबल एनर्जी को एक्सपोर्ट करने के लिए मतलब उन्होंने ये शुरुआत की है कि वो दूसरे स्टेट्स को अब एनर्जी सप्लाई करेंगे? आंध्र प्रदेश, गुजरात, उत्तर प्रदेश या उड़ीसा? सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, आंध्र प्रदेश। सो द राइट आंसर इज आंध्र प्रदेश। ओके, इस क्वेश्चन में भी हमारे लिए बहुत अच्छी जानकारी है जो आप सबको पता होनी चाहिए। अब एक लाइन में समझ लेना प्लीज, जितने क्वेश्चंस हैं उन सबके आंसर्स के साथ ये एक्स्ट्रा जानकारी जो आपको मिलती जा रही है, ये वाकई में बहुत जरूरी है। एक दिन ये आपको नौकरी लगवा देगी, याद रखना। भारत का फिलहाल रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्स में टारगेट है 175 गीगावैट्स। ओके, जितने बच्चे जिनको ये रिन्यूएबल का मतलब समझ में नहीं आता वो एक लाइन में समझ ले, रिन्यूएबल एनर्जी का मतलब ऐसी एनर्जी जो कभी खत्म नहीं होती। कोयला, डीजल, पेट्रोल ये सब एक दिन खत्म हो जाएगा, लेकिन रिन्यूएबल ऐसी एनर्जी होती है जो कभी खत्म नहीं होती। तो भारत रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज से कितनी एनर्जी उत्पन्न करना चाहता है? 175 गीगावाट। कब तक? 2022 तक। और ये 175 गीगावाट किस तरीके से हम उत्पन्न करना चाहते हैं? इसमें से 100 गीगावाट हम लाएंगे सौर ऊर्जा से यानी सोलर से, 60 गीगावाट हम लाएंगे विंड से यानी पवन ऊर्जा से, 10 गीगावाट हम लाएंगे बायोमास से यानी कि जैसे गोबर गैस और बाकी की चीजें हो गई बायोमास। देन 5 गीगावाट जो है वो स्मॉल हाइड्रो से हम उत्पन्न करने का प्लान बना रहे हैं। ये प्रोजेक्ट है और इस तरीके से 175 गीगावाट का सपना है मोदी सरकार का, और इसमें भारत बहुत एग्रेसिवली आगे बढ़ रहा है। आने वाले दिन में आपको इससे रिलेटेड एक ना एक क्वेश्चन आना ही है एग्जाम में, क्योंकि सरकार के बहुत सारे प्रोजेक्ट इससे रिलेटेड चल रहे हैं। बहरहाल आगे बढ़ते हुए आप सबके लिए एक और होमवर्क। नरेंद्र मोदी जी ने, माफ करना, 750 मेगावाट का एक सोलर पावर प्रोजेक्ट अभी अभी पिछले हफ्ते 10 जुलाई को उसका अनावरण किया था। राइट, 750 मेगावाट का एक सोलर पावर प्रोजेक्ट 10 जुलाई को एक उसका अनावरण किया था। मुझे ये बताओ कि ये प्लांट कहां लगा है और कौन से स्टेट में लगा है? आपको स्टेट का नाम भी बताना है और आपको प्लेस का नाम भी बताना है। कमेंट थ्रेड में आपके जवाब का इंतजार रहेगा। फिलहाल मैं चल रहा हूं आगे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। हु अमंग दीज आर द विनर्स ऑफ द 2020 नेल्सन मंडेला प्राइज? नेल्सन मंडेला पुरस्कार जो कि 5 साल में एक बार मिलता है यूनाइटेड नेशंस की तरफ से, उस पुरस्कार में इस बार विजेता कौन थे? ये रहे 4 ऑप्शन आपके सामने और जवाब आपको मैं बता दूं उससे पहले मैं यहां पर लिख देता हूं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देख लेना, इस तरह के क्वेश्चन एग्जामिनर को बहुत पसंद आते हैं, ये एग्जाम में आ सकता है। राइट, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, मेरियाना वर्डिनोयानिस एंड मॉरिसाना कुएटी। राइट, ये दो लोग हैं जिनको ये मिला हुआ है। ऑल राइट, नेल्सन मंडेला पुरस्कार, इसमें से मेरियाना जो है ये एक्चुअली में बच्चों में जो कैंसर हो जाता है उसके खिलाफ इनकी एक बहुत बड़ी जंग है और ये एक बहुत बड़ी सोशल वर्कर हैं। तो बच्चों में कैंसर की रोकथाम के लिए ये काम करती है। शी इज फ्रॉम ग्रीस। और जबकि मॉरिसाना जो है ये एक्चुअली में गुइनिया से आते हैं और ये दरअसल वुमन और चिल्ड्रन के हेल्थ के ऊपर ही काम करते हैं। ये भी इज वर्किंग फॉर द हेल्थ ऑफ वुमेन एंड चिल्ड्रन। राइट, तो इन दोनों को इस बार का नेल्सन मंडेला पुरस्कार दिया गया है। राइट, नेल्सन मंडेला के बारे में आप कुछ जानते हैं क्या? कौन थे ये, क्या थे? एक दो लाइन के अलावा नेल्सन मंडेला बोल देने के बाद लोगों को बस इतना याद आता है साउथ अफ्रीका के थे। भैया क्या थे हमको पता नहीं। हमारे महात्मा गांधी जी इनका जिक्र किया करते थे। अरे भैया बहुत बड़ी हस्ती है, बहुत बड़ी। कभी आपको इनके बारे में बताएंगे, आगे के क्वेश्चन में अगर हमको मौका मिला तो इसके बारे में जरा डिस्कस करेंगे। चलते हैं, फिलहाल आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के तरफ।
क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, रजत मुखर्जी हु पास्ड अवे रिसेंटली वाज रिलेटेड टू विच फील्ड। रजत मुखर्जी जिनकी अभी अभी मृत्यु हुई है वो इनमें से कौन से क्षेत्र से संबंधित है? स्पोर्ट्स पर्सन, जर्नलिस्ट, फिल्म मेकर या इकोनॉमिस्ट, राइट यानी अर्थशास्त्री। क्या लगता है आपको क्या होगा सही जवाब? मैं बता देता हूं, सही जवाब है फिल्म मेकर। द राइट आंसर इज फिल्म मेकर। एक्चुअली में इनको कुछ बीमारियां थी और समथिंग रिलेटेड टू बीपी एंड चेस्ट, और जिसके वजह से इनकी मृत्यु हुई, राइट। रजत मुखर्जी साहब की एक दो फिल्मों के बारे में मैं आपको बता देता हूं। फरदीन खान और उर्मिला मातोंडकर की एक मूवी आई थी, प्यार तूने क्या किया। अब हो सकता है आप में से बहुत लोगों को याद भी ना हो, वैसे कोई बहुत खास हिट नहीं हुई थी, एक ठीक ठाक रेस्पॉन्स था। और मनोज वाजपेयी की एक मूवी आई थी जिसमें अंतरा माली भी थी, रोड मूवी आई थी, राइट। ये मूवीज जो है ये रजत मुखर्जी साहब ने डायरेक्ट की थी, राइट। तो ये उनकी मूवीज रही है, कुछ कुछ बॉलीवुड की फिल्मों में ये रिलेटेड रहे, इनकी अभी अभी मृत्यु हुई है। ऑल राइट, चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ इंटरनेशनल चेस फेडरेशन? फिदे लोकेटेड, राइट। उसको हम इस तरीके से शॉर्ट फॉर्म में फिदे कहेंगे। हेडक्वार्टर ऑफ इंटरनेशनल चेस फेडरेशन लोकेटेड, ये कहां पर है? ये रहे आपके सामने चार ऑप्शन, रोम इटली, लॉसेनी स्विट्जरलैंड, पेरिस फ्रांस या लंदन यूनाइटेड किंगडम। बोलो भैया आप ही बताओ क्या होगा राइट आंसर? मेरे हिसाब से तो ऑप्शन नंबर बी होगा इसका राइट आंसर, लॉसेनी स्विट्जरलैंड। ऑलराइट, यस। वैसे एक बात बताऊं, जब भी आप हेडक्वार्टर वगैरह याद करोगे ना, एक सिंपल बच्चों वाली ट्रिक मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहले स्विट्जरलैंड में जितने हेडक्वार्टर है याद कर लेना। दुनिया भर के हेडक्वार्टर तो सबके सब स्विट्जरलैंड में भरे पड़े हुए हैं। ये बर्न में है, जेनेवा में है, लॉसेनी में है। ऑलराइट, इनके कुछ अलग अलग प्लेसेस हैं जहां पर दुनिया भर के हेडक्वार्टर्स हैं। तो स्विट्जरलैंड बड़ा फेमस रहा है हेडक्वार्टर के लिए, तो सबसे पहले ये स्विट्जरलैंड के याद कर लेना। हो सकता है उसी में से कुछ ना कुछ एग्जाम में आ जाए, तो हर दूसरे तीसरे हेडक्वार्टर जरा स्विट्जरलैंड में होते ही हैं। ऑलराइट, फिलहाल हमारे सामने कुछ और क्वेश्चंस हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं भी आपको एक दो हेडक्वार्टर पूछना चाहता हूं। इन्हीं चार ऑप्शंस में से आपको बताना है कि इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर कहां है। इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर इन्हीं चार ऑप्शंस में से किसी एक जगह पर है। आप मुझे कमेंट थ्रेड में बताएंगे। और दूसरा, कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस, आपको पता है ना भारत कॉमनवेल्थ का मेंबर है। कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस, इसका हेडक्वार्टर कहां है? इसका जवाब भी इन्हीं चार ऑप्शंस में है। कमेंट थ्रेड में आपके जवाब का मुझे इंतजार रहेगा, और जरूर जरूर कमेंट्स करना बेटा। बिल्कुल इन चीजों को लेकर पर्टिकुलर रहो और सीरियस रहो, पार्टिसिपेट करो। क्वेश्चन नंबर 8, हु इज द इनकम्बेंट प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली? संयुक्त राष्ट्र जनरल असेंबली, जिसे हम यूएनजीए और चालू भाषा में उंगा ऐसा कहते हैं, उसके फिलहाल प्रेसिडेंट कौन है? अब ये सवाल इसीलिए पूछा गया है क्योंकि बहुत जल्दी ये बदलने वाले हैं, क्योंकि नए वाले जो हैं उनकी नियुक्ति हो गई है जो अपना स्थान लेने वाले हैं अक्टूबर से, तो इसीलिए ये सवाल पूछा गया है। ये रहे आपके सामने चार ऑप्शन, फिलिपो ग्रैंडी, एंटोनियो गुइटर्स, देन वोल्कन बोसगीर एंड तिजानी मोहम्मद बांदे। क्या लगता है आपको? सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, तिजानी मोहम्मद बांदे। ही इज फ्रॉम नाइजीरिया, नाइजीरिया से है ये। और नेल्सन मंडेला पुरस्कार जिन दो लोगों को मिला जिसके बारे में मैंने जिक्र किया, उनको बधाई दी थी इन्होंने। ये एक साल के लिए, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में जो भी नियुक्त होता है प्रेसिडेंट, वो एक साल के लिए होता है, ये आप याद रखिएगा, फॉर 1 ईयर ओनली। तो इस बार के लिए ये थे। और अगले कौन है आप बता सकते हैं क्या? ये जो तिजानी मोहम्मद बांदे आप देख रहे हैं, ये 74th प्रेसिडेंट थे। 75th ऑलरेडी चुन लिए गए हैं। वो कौन है? वो है वोल्कन बोसगीर, जो कि टर्की के हैं। ये है 75th। तो बहुत जल्दी सितंबर अक्टूबर मंथ में ये स्थान लेने वाले हैं, और आई थिंक अक्टूबर से लेकर अगले साल 30 सितंबर के आसपास तक ये रहेंगे। वोल्कन बोसगीर ये कहां के हैं दोस्तों? ही इज फ्रॉम टर्की, याद रखिएगा। ऑल राइट, हाँ। ये बाकी के दो लोग भी काफी फेमस पर्सनालिटी हैं, तो जरा इनके ऊपर भी एक एक मिनट चर्चा कर लें। फिलिपो ग्रैंडी, ये एक्चुअली में यूनाइटेड नेशंस हाई कमिश्नर हैं।
ये एक्चुअली में यूनाइटेड नेशंस के हाई कमिश्नर हैं, किस चीज के? फॉर रिफ्यूजीज, राइट। तो ये भी एक बहुत बड़ी हस्ती है। और एंटोनियो गुतेरेस, अरे भाई इनको कौन नहीं जानता, ये तो यूनाइटेड नेशन के जनरल सेक्रेटरी हैं, जीएस ही हैं। ऑल राइट, तो ये भी पुर्तगाल से आते हैं, काफी बड़ी हस्ती है। ऑल राइट, चारों के चारों ऑप्शन क्लियर हो गए आपको, यहां तक सब कुछ स्मूथ जा रहा है। और यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में कुछ दिन पहले ही भारत को यूएनएससी का नॉन परमानेंट मेंबर एक बार फिर से चुन लिया गया है। फिलहाल चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। द नेल्सन मंडेला प्राइज इज प्रेजेंटेड आफ्टर एवरी 5 years बाय विच ऑर्गेनाइजेशन? लीजिए भाई, बड़ा ही सिंपल सवाल है। ये पूछ रहे हैं कि हर 5 साल में नेल्सन मंडेला पुरस्कार कौन से संस्थान द्वारा दिया जाता है? अरे कर लो बात भाई, यूनाइटेड नेशन द्वारा दिया जाता है, उसमें सोचना क्या है? तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, यूनाइटेड नेशंस। ओके, वर्ल्ड बैंक, यूरोपियन यूनियन और कॉमनवेल्थ तो देगा नहीं, इट्स यूनाइटेड नेशंस। ओके, वर्ल्ड बैंक जो कि वॉशिंगटन डीसी में है, यूरोपियन यूनियन जिसमें फिलहाल 27 मेंबर्स हैं, और कॉमनवेल्थ जिसमें फिलहाल 54 कंट्रीज हैं, जो कि किसी जमाने में अंग्रेजों की हुकूमत के अंदर आते थे, जैसे कि भारत, राइट। ये एक्चुअली में इन सब चीजों की पहचान है। यूनाइटेड नेशंस में भी तकरीबन तकरीबन 200 के आसपास देश अब जुड़ चुके हैं। एक समय में यूनाइटेड नेशंस एक्चुअली में काफी ज्यादा चर्चा में रहता था जब द्वितीय विश्व युद्ध खत्म हुआ था। आगे बढ़ने से पहले आप सबको एक और बात मैं बता दूं, अभी अभी यूनाइटेड नेशंस की 75वीं वर्षगांठ यानी 75वां स्थापना दिवस मनाया गया, जिसमें वर्चुअली यानी ऑनलाइन मोदी जी ने एक स्पीच भी दिया है, राइट। यूनाइटेड नेशंस जो कि आज से 75 साल पहले बना था, उसके बनने के बाद दुनिया में थर्ड वर्ल्ड वॉर कभी नहीं हुआ। ये यूनाइटेड नेशंस की सबसे बड़ी उपलब्धता है। ऑलराइट, कभी भविष्य में किसी ने आपको यह पूछ लिया कि यूनाइटेड नेशंस के टोटल कितने ऑर्गन हैं, तो बता देना यूनाइटेड नेशंस के 6 ऑर्गन हैं, 6 ऑर्गन बॉडी है। और उस 6 ऑर्गन्स में से एक है यूएनजीए जनरल असेंबली और यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, जिसके ऊपर मैं अक्सर आपको बताता रहता हूं। हाँ भाई, आगे बढ़ने से पहले आप सबको एक और बात बता दें भैया, ये है ज्ञानबाजी टेलीग्राम चैनल, और ज्ञानबाजी टेलीग्राम चैनल पे हम बहुत सी नई नई सर्विसेज ऑलरेडी शुरू कर चुके हैं। तो मैं चाहूंगा कि आप सब लोग आज ही टेलीग्राम चैनल ज्ञानबाजी से जुड़े। इस पर ऑलरेडी 2119 लोग अभी तक जुड़ चुके हैं। आप भी आइए, हमारे ग्रुप की शोभा बढ़ाइए और बहुत सी अच्छी अच्छी चीजों का आप मुफ्त में लाभ उठाइए। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग इंडिपेंडेंट चार्ज मनसुख मंडाविया इनॉग्रेटेड फर्स्ट कंटेनर शिप फ्रॉम कोलकाता पोर्ट वेस्ट बंगाल टू अगरतला त्रिपुरा थ्रू चट्टोग्राम पोर्ट ऑफ विच कंट्री? देखो दोस्तों, मैं आपको एकदम सिंपल भाषा में बता देता हूं। ये देखो, ये जो ऐसा है ना, ये है भैया ये त्रिपुरा, ये इस तरह का मैप है। अभी देखो, ये इधर है वेस्ट बंगाल, राइट, ये वेस्ट बंगाल है हमारे नक्शे में, और ये इधर है त्रिपुरा, राइट। अब बीच में आ गया है बहुत बड़ा बांग्लादेश। तो आज अगर बांग्लादेश नहीं होता तो वेस्ट बंगाल और त्रिपुरा एक्चुअली में पड़ोसी होते। तो यहां से लेकर ये ऐसे इस तरीके से ये शिप यहां से यहां गई है। तो बांग्लादेश के एक पोर्ट से एक्चुअली में ये शिप कंटेनर वहां से गया है। तो वो पोर्ट एक्चुअली में कहाँ है ये पूछ रहे हैं। पाकिस्तान, बांग्लादेश, जापान और नेपाल। पूरी कहानी तो आपने सुनी ली, तो अब बचा क्या? आंसर क्या होगा? बांग्लादेश। द राइट आंसर इज बांग्लादेश, राइट। भाई एक बात आप याद रखो दोस्तों, ये सारी चीजें मुझे कभी याद करनी नहीं पड़ती, क्योंकि भूगोल और स्टैटिक जीके ये काफी अच्छा रखना पड़ता है। अगर आपको ये बेसिक बेसिक बातें पता है ना, तो आपको कभी कंफ्यूजन होगा नहीं। और इसके लिए जरूरी है कि एक्स्ट्रा बातें सुना करिए और रोज न्यूज़पेपर पढ़ते रहिए। ऑल राइट, आगे बढ़े। बांग्लादेश के बारे में दो चार बातें जरा मुझे बता देना। हु इज द प्रेसिडेंट ऑफ बांग्लादेश? वो ये मत बोलना बेगम शेख हसीना, वो प्रेसिडेंट नहीं है, वो प्राइम मिनिस्टर है। प्रेसिडेंट है अब्दुल हमीद, राइट। हु इज द प्रेसिडेंट? अब्दुल हमीद। और प्राइम मिनिस्टर कौन है? बेगम शेख हसीना। ये वही शेख हसीना है जो किसी जमाने में भागकर इंदिरा गांधी की शरण में आ गई थी,
क्योंकि पाकिस्तानी लोग बहुत बुरी तरह से इनकी जान के पीछे पड़े हुए थे और ये दरअसल मुजीबुर रहमान की बेटी है, राइट। और करेंसी, करेंसी क्या है बांग्लादेश की? टका, बांग्लादेशी टका, हम सब जानते ही है। और कैपिटल क्या है उनकी? ढाका, बांग्लादेश की कैपिटल ढाका, राइट। वहां का एक और बहुत बड़ा शहर है चिट्टागोंग, वो भी आप याद रखना, क्रिकेट मैचेस वगैरह होते रहते हैं वहां पर, राइट। हाँ, आगे बढ़ने से पहले मुझे पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर का नाम बताओगे क्या? इमरान खान। जापान के प्राइम मिनिस्टर कौन? शिंजो आबे। और नेपाल के प्राइम मिनिस्टर कौन? के पी शर्मा ओली, के पी शर्मा ओली। प्रेसिडेंट जो है वो बिंद्या देवी है, लेकिन प्राइम मिनिस्टर इज के पी शर्मा। ऑल राइट, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज इनॉग्रेटेड स्मृति वन ऑन द ओकेशन ऑफ हरेला फेस्टिवल? कौन से राज्य में अभी अभी स्मृति वन फेस्टिवल की शुरुआत हुई ऑन द ओकेशन ऑफ हरेला फेस्टिवल? सही जवाब है, चार ऑप्शन है हमारे सामने, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय एंड गोवा। The right answer here is Uttarakhand. All right. So let us check the right answer. Yes, that's Uttarakhand. उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर का नाम क्या है? ये उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर है टी एस रावत, त्रिवेंद्र सिंह रावत, टी एस रावत। और ये जो स्मृति वन है ना, इस फेस्टिवल में दरअसल हुआ ये है कि एक सैपलिंग हर किसी को ग्रो करना है। सैपलिंग का मतलब होता है पौधा, तो हर किसी को क्या लगाना है? एक एक पौधा लगाना था, ऐसी अपील थी। तो कुल मिला के 1 लाख पौधे लगाए गए हैं। आपको एक और सवाल पूछ लूं, बुरा तो नहीं मानोगे? मुझे ये बताओ, ये अचानक से ये जो स्मृति वन वाला कार्यक्रम है, ये कौन से व्यक्ति की याद में, इन द मेमोरी ऑफ whom ये उत्तराखंड की सरकार ने किया है? कमेंट थ्रेड में मुझे बताना कि किस व्यक्ति की याद में इन्होंने ये स्मृति वन वाला ओकेशन मनाया है। कोई बड़ी हस्ती थी जिसकी याद में ये किया जा रहा है। आई जस्ट वांट टू नो द नेम। लेट्स गो टू क्वेश्चन नंबर 12। Indian Computer Emergency Response Team CERT in of India has signed MOU with which country's National Cyber Directorate to expand cooperation in cyber security? साइबर सिक्योरिटी में मतलब अभी अभी CERT इन ने किसके साथ MOU साइन किया है? हमारे सामने है चार ऑप्शन, इजिप्ट, कुवैत, यूएई या इजराइल। सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, इजराइल। भारत का एक बहुत अच्छा दोस्त, हमारा सुदामा कह ले, वो है इजराइल। ओके, इजराइल के बारे में आपको एक दो बातें मैं बता दूं। इजराइल की कैपिटल है जेरूसलेम। ओके, इजराइल का कट्टर दुश्मन है पैलेस्टाइन। वैसे इजराइल के बहुत से दुश्मन हैं, लेकिन पैलेस्टाइन तो सबसे बड़ा दुश्मन है। इजराइल के राष्ट्रपति का नाम है र्यूविन रिवलिन, र्यूविन रिवलिन। और इजराइल के प्रधानमंत्री का नाम है बेंजामिन नेतान्याहू, बेंजामिन नेतान्याहू, जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बहुत अच्छे दोस्त हैं। पता है आपको, उनके लिए हिंदी में मैसेज लिखते हैं ये, आई मीन ट्विटर पे मैसेज, मतलब व्हाट्सएप पे नहीं। हाँ, राइट। और बेंजामिन नेतान्याहू के खिलाफ इस वक्त एक ट्रायल भी चालू है, इनके खिलाफ कुछ आरोप हैं और उनके कोर्ट में वो सब केसेस भी चल रहे हैं। फिलहाल हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। नाबार्ड सैंक्शन ₹795 crore to which state to reconstruct infrastructure which was damaged by cyclone अम्फान? आपको पता है ना, 16 मई से लेकर 21 मई के बीच में 2 महीने पहले की बात है, एक तूफान आया था जिसका नाम था अम्फान। अब बंगाल की खाड़ी में आया था, तो आप ही अकल लगा लो कि ये रेस्क्यू पैकेज, ये जो पैकेज मिला है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने का, ये किसको मिला होगा? बिहार। बिहार समुद्र तट पे आता है क्या? नो। अम्फान तूफान तेलंगाना में आया था क्या? नो। अम्फान तूफान में बे ऑफ बंगाल में केवल 2 ही प्रदेश हैं जिन पे इसका असर हो सकता है, एक तो ओडिशा और दूसरा वेस्ट बंगाल। तो आप बता दो सबसे ज्यादा असर कहां हुआ था? इट वॉज वेस्ट बंगाल, इसलिए राइट आंसर क्या होगा? वेस्ट बंगाल। ऑल राइट। ममता दीदी की सरकार चलती है, ममता बनर्जी, और गवर्नर कौन है? जगदीप धानकर, जगदीप धानकर। वैसे एक और जगदीप साहब जो कि जावेद जाफरी जी के डैडी थे, उनकी अभी अभी मृत्यु हुई है। जगदीप नाम सामने आया
तो मैंने आपको बता दिया। ऑल राइट, आपको पता है ये अम्फान तूफान ने किस हद तक नुकसान पहुंचाया है? अम्फान तूफान ने एस्टिमेटेड 13.6 बिलियन डॉलर्स की संपत्ति स्वाहा कर डाली है। और रेस्क्यू पैकेज कितने का मिल रहा है देख लो, 795 करोड़, मतलब 1 बिलियन डॉलर का भी नहीं मिल रहा है। पता नहीं कैसे होगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 14, व्हाट विल बी द कॉन्ट्रैक्शन इन इंडियाज जीडीपी इन फाइनेंशियल ईयर 2021 एज पर आईसीआरए लिमिटेड। आईसीआरए लिमिटेड के द्वारा ये कॉन्ट्रैक्शन जो भारतीय जीडीपी का अभी दर्शाया गया है वो कितना है? चार ऑप्शन है, 9.5, 7.5, 5.5 या 3.5। सबसे बड़ा आंकड़ा है राइट आंसर 9.5। कॉन्ट्रैक्शन का मतलब होता है सिकुड़ना। तो भारतीय अर्थव्यवस्था 2021 में कितने प्रतिशत से सिकुड़ जाएगी, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी, लुढ़क जाएगी? माना जा रहा है कि 9.5% से। अब आप बोलेंगे सर ये आईसीआरए क्या है? आईसीआरए का मतलब होता है इंफॉर्मेशन एंड क्रेडिट रेटिंग एजेंसी। मैं बोल रहा हूं बेटा, लिखूंगा नहीं, अब आप जरा पेन चलाओ। इंफॉर्मेशन एंड क्रेडिट रेटिंग एजेंसी, ये है उसका फुल फॉर्म। इसके सीईओ का नाम भी लिख लो, सीईओ है नरेश टक्कर। नरेश टक्कर, ठक्कर नहीं टक्कर। हाँ, जो टक्कर मारते ना अपन एक दूसरे को कार से, सर से, वही वाला टक्कर, राइट। रेवेन्यू कितना है? आईसीआर एक बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, 228 करोड़ का रेवेन्यू है, और इसका हेडक्वार्टर है गुड़गांव में, यानी गुरुग्राम में, राइट। अच्छा, आपने कभी मूडीज सुना है ना? मैंने कई बार लेक्चर में आपको बताया है कि मूडीज नाम की एक रेटिंग एजेंसी है, मूडीज। ये मूडीज ने दरअसल आईसीआरए को खरीद लिया है। तो 50% से भी ज्यादा ओनरशिप किसके पास है? मूडीज के पास है। तो हम ये कह सकते हैं इट इज एक्चुअली ओन्ड बाय मूडीज। कैसी लगी आपकी हमको, सॉरी हाँ, आपको हमारी इंफॉर्मेशन? प्लीज इन सब चीजों को कमेंट थ्रेड में शेयर करना मत भूलिएगा, बड़ी मेहनत से काम चालू है आप सबके लिए। What is India's rank in the list of the most suitable locations for global manufacturing as per the 2020 Global Manufacturing Risk Index report released by Cushman and Wakefield, China tops? दुनिया भर में अभी 48 कंट्रीज में एक सर्वे किया गया और उसमें यह देखा गया कि मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां यदि आपको खोलनी है तो उसमें आपका देश कितना अच्छा है, सरकार कितना मदद करेगी, रिसोर्सेस कितने ज्यादा अच्छे हैं, मैन पावर कितना अच्छा है, टेक्नोलॉजी कितनी बढ़िया मिल जाएगी, और आपके देश में फैक्ट्रियां सच में खोली जा सकती है या नहीं। उस रैंकिंग में 48 देशों में भारत का स्थान आया है तीसरा। बहुत बड़ी बात है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अब इसमें ज्यादा उछलने वाली बात भी नहीं है, क्योंकि भारत एनी हाउ टॉप 5 पे तो कई साल से है। तो इस बार एक स्थान और आगे बढ़ा है और हम आ गए हैं नंबर 3 पर। अब आप लोगों को मैं बता दूं नंबर 1 और नंबर 2 कौन है। नंबर 1 तो कॉमन सेंस से समझ में आ ही रहा है, यहाँ लिखा ही है उन्होंने, चाइना टॉप्स। तो नंबर 1 पर है चाइना, दुनिया का मैन्युफैक्चरिंग का भीष्म पितामह है चाइना। और दूसरे नंबर पर है सबके डैडी अमेरिकन, यूएसए। ऑल राइट, और तीसरे पे हम आ गए हैं। बताओ, जीडीपी गिरती जा रही है, नौकरियां जा रही है, फैक्ट्रियां बंद होती जा रही हैं, और हम है कि नंबर 3 पे आ गए हैं। पता नहीं ये सीरीज कहाँ जा रही है और वास्तविकता कहाँ जा रही है। तो सारी चीजें बड़ी अजीब है। चार ऑप्शन हमारे सामने, 8, 5, 12 और 3, और जैसा कि मैंने आपको बताया राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। ऑल राइट, हाँ। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। इंडिया रैंक्ड डैश इन द डेटा साइंस डोमेन इन ग्लोबल स्किल्स इंडेक्स 2020 रिलीज्ड बाय कोर्सेरा। डेटा साइंस डोमेन में भारत का स्थान क्या है? चार ऑप्शन है, 11, 91, 71 या 51। बड़े अजीबोगरीब ऑप्शन है, काफी दूर और पास, वेरीड रेंज में दे दिए हैं। सही जवाब है 51। भारत का स्थान है इसमें 51। एक बार चेक कर ले, यस दैट्स 51। लेकिन दोस्तों इस एक्चुअली में ये कोर्सेरा वालों ने 3 अलग अलग रेटिंग निकाली है, 3 रैंकिंग निकाली है। तो मेरा काम है कि मैं आपको ये बता दूं, क्योंकि अगर क्वेश्चन उल्टा आ गया ना तो गड़बड़ हो जाएगी। कोर्सेरा वालों ने एक बिजनेस डोमेन वाली रैंकिंग भी निकाली है। दूसरा, कोर्सेरा वालों ने ये डेटा साइंस डोमेन की रैंकिंग निकाली है जिसके ऊपर ये सवाल है। और तीसरा, कोर्सेरा वालों ने टेक्नोलॉजी डोमेन की भी रैंकिंग निकाली है।
राइट। तो ये तीनों पे भारत के अलग अलग रैंकिंग्स हैं। बिजनेस डोमेन में भारत का नंबर है 34th, डेटा साइंस में है 51 जो कि हमारा क्वेश्चन है, और टेक्नोलॉजी डोमेन में भारत का नंबर है 40वां। अगर बेटा सवाल दूसरे किसी चीज पे आ गया ना तो प्लीज याद रखना, नहीं तो आपको लगेगा हाँ हाँ कोर्सेरा कोर्सेरा राइट आंसर 51, लेने के देने पड़ जाएंगे, फालतू में एक मार्क गलत हो जाएगा। ऑल राइट, हाँ। ये कोर्सेरा का हेडक्वार्टर भी लिख लो जरा। कोर्सेरा का हेडक्वार्टर है कैलिफोर्निया में, और कैलिफोर्निया कहाँ है? पंढरपुर के आगे। कैलिफोर्निया है यूएसए में, राइट। हाँ। अब ये जो डेटा साइंस डोमेन है इसकी टॉप 3 कंट्रीज का नाम भी मैं आपको बता देता हूं। नंबर 1 पर है रशिया, नंबर 2 पर है, 1 लिख दे यहां पर, नंबर 2 पर है स्विस, स्विस का मतलब स्विट्जरलैंड, अब पूरा पूरा लिखने को मत लगाना, और तीसरा है बेल्जियम, राइट। और उसमें हम कहां पर है? 51। दिल्ली बहुत दूर है, हम ऐसे आसपास भटकते भी नहीं, थोड़ा दूर दूर पीछे पीछे ही रहते हैं, उसी में मजा है भैया, पीछे से सारा सीन देखो। नंबर 17, विच कंपनी प्लान टू एक्वायर 100% स्टेक्स इन ऑर्केस्ट्रा टेक फॉर अबाउट ₹187 करोड़? कौन सी कंपनी ऐसी है जिसने ऑर्केस्ट्रा टेक में 187 करोड़ में पूरे के पूरे स्टेक्स खरीद लिए हैं? 4 ऑप्शन है हमारे सामने, HCL, विप्रो, L&T या टेक महिंद्रा। बेटा जवाब तो मैं बाद में बताऊंगा, पहले तो मुझे ये बताओ ये HCL का फुल फॉर्म क्या है? HCL का फुल फॉर्म है हिंदुस्तान कंप्यूटर्स लिमिटेड। भारत में HCL नाम के लैपटॉप आपने देखे होंगे, तो ये भारत की एक प्राउड कंप्यूटर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है शिव नादर साहब की, हिंदुस्तान कंप्यूटर्स लिमिटेड। और एक और बात मैं बता दूं, भारत सरकार की भी एक बहुत बड़ी कंपनी का नाम HCL है, हिंदुस्तान कॉपर्स लिमिटेड, जो कि बंगाल में है। तो कभी आपको ये वाले और वो वाले HCL में फर्क समझ में ना आए तो आप मेरी बात जरूर ध्यान रखना और ये वाला वीडियो दोबारा सुन लेना। फिलहाल हम चलते हैं हमारे राइट आंसर पे। 100% स्टेक्स खरीदने वाली कंपनी है L&T, लार्सन एंड टूब्रो, टर्बो नहीं ट्यूबरो, राइट। L&T कंपनी के सीईओ का नाम बताइए जरा, हु इज द सीईओ ऑफ L&T? एन सुब्रमण्यम, एन सुब्रमण्यम, ये ऐसा उनका नाम का स्पेलिंग है, राइट। और इस कंपनी के चेयरमैन कौन है? चेयरमैन है AM नाइक साहब, ये कंपनी में 50-52 साल से है, ये है उनके चेयरमैन। आप जानते हैं L&T कितनी बड़ी कंपनी है? भारत की एक प्राउड कंपनी है L&T, $21 बिलियन, वेरी बिग कंपनी। $1 बिलियन का मतलब होता है 7,500 करोड़ रुपए। सोचो, $21 बिलियन की कंपनी है। ये जो नाइक साहब है ना, ये एक जमाने में ना जूनियर इंजीनियर हुआ करते थे उस कंपनी में, 50 साल से उस कंपनी में रहे, एक दिन वो चेयरमैन बन गए। तो आप भी ऐसे ही करना, आज आप क्लर्क बन के ज्वाइन हो जाओ किसी अच्छी बैंक में, 50 साल टिके रहना, एक दिन आप उस बैंक के MD बन जाओगे, क्या पता। ऑल राइट, तो तब इस क्वेश्चन में हम आपका नाम भी जरूर ले लेंगे। फिलहाल चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 18 पे। द मॉड्यूलस हाउसिंग इंक्यूबेटेड स्टार्टअप ऑफ विच IIT हैज डेवलप्ड अ पोर्टेबल हॉस्पिटल यूनिट नेम्ड मेडिकैब? कौन से IIT ने अभी अभी एक शानदार पोर्टेबल हॉस्पिटल यूनिट बना दिया है मेडिकैब नाम का? 4 ऑप्शन में 4 IIT के कॉलेजेस हैं, IIT दिल्ली, अहमदाबाद, IIT कलकत्ता या मद्रास। सही जवाब है IIT मद्रास। IIT मद्रास के इंजीनियर्स ने एक शानदार मेडिकैब बनाया है। अब मेरी बात ध्यान से सुनना है, इस तरह के सवाल बड़े मजेदार होते हैं जिसको हम नजरअंदाज कर देते हैं। आपने अक्सर मेलों में या किसी एक उत्सव में देखा होगा कि ऐसे चलते फिरते टॉयलेट लगा दिए जाते हैं, ओके। पब्लिक प्लेसेस पे टॉयलेट लगा दिए जाते हैं, ये पोर्टेबल टॉयलेट्स होते हैं, जहां पर भीड़ बहुत होती है तो वहां लगा दिए जाते हैं, किसी मंत्री जी का भाषण होगा या कोई गांव में मेला लगा होगा तो वहां अक्सर। उसी तरीके से एक चलता फिरता अस्पताल बना दिया गया है। ये अस्पताल कहीं भी जहां आप चाहें, जिस गांव में जिस जगह आप चाहें, 2 घंटे में ये अस्पताल वहां पर इंस्टॉल किया जा सकता है। अब इस अस्पताल में क्या क्या है मालूम? उन्होंने पोर्टेबल अस्पताल बनाया है जिसके अंदर डॉक्टर्स का एक रूम है, एक रूम डॉक्टर का होगा, उसके अंदर एक आइसोलेशन रूम भी है, आइसोलेशन वार्ड जिसको बोलते हैं ना हम, वो, ताकि पेशेंट की ढंग से जांच हो सके। उसके अंदर एक मेडिकल रूम भी है,
और उसके साथ साथ वहां पर ट्विन बेड आईसीयू भी है, 2 बिस्तर वाला आईसीयू भी है, इंटेंस क्रिटिकल यूनिट। कैन यू इमेजिन? यानी आईआईटी के बच्चे जो संशोधन करते हैं, जो अलग अलग लगन और मेहनत से अभी कोरोना से लड़ने के लिए जो सामने आए हैं लोगों के आइडियाज, दिस इज अमेजिंग अमेजिंग। यूथ टैलेंट को हमारे तरफ से, ज्ञानबाजी की तरफ से सलाम। उम्मीद करते हैं कि इस तरह की चीजों से, कोरोना से लड़ने में हमें बहुत 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 आसानी मिलेगी। फिलहाल चलते हैं सवाल नंबर 19 पे। द 2022 दकार सेनेगल यूथ ओलंपिक्स वॉज पोस्टपोन टू विच ईयर? दरअसल पश्चिम अफ्रीका में एक कंट्री है सेनेगल नाम की, जिसकी कैपिटल है दकार। वहां पर 2022 में ओलंपिक्स होने वाले थे, यूथ ओलंपिक्स, तो उनको पोस्टपोन कर दिया गया है। तो अब वो कब होने वाले हैं? 25, 24, 23 या 26? द राइट आंसर हियर इज 26। ये होने वाले हैं 2026 में। ऑल राइट, याद रहेगा आपको। ये कंट्री कहाँ है? पश्चिम अफ्रीका यानी वेस्ट अफ्रीका में। राइट, बेसिक बातें जो पता होनी चाहिए वो बिल्कुल पता होनी ही चाहिए। ऑल राइट, चलिए आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 20 पे। स्प्रिंटर दीजा स्टीवेंस हु वाज बैंड रिसेंटली बिलोंग्स टू विच कंट्री? स्प्रिंटर, स्प्रिंटर का मतलब क्या होता है? सिंपल भाषा में रनर, जो कि धावक होते हैं, एथलीट्स होते हैं, जो कि रेसिंग में पार्टिसिपेट करते हैं, वो होते हैं स्प्रिंटर। तो दीजा स्टीवेंस नाम के एक स्प्रिंटर, उनको अभी अभी बैन कर दिया गया। तो वो कौन सी कंट्री के हैं? 4 ऑप्शन है हमारे सामने, जर्मनी, पुर्तगाल यानी पोर्चुगल, यूनाइटेड स्टेट्स या अर्जेंटीना। सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, यूनाइटेड स्टेट्स। राइट, यहां आगे बढ़ने से पहले वंस अगेन आपका अगला पड़ाव, और अब मैं पूछना चाहता हूं आप सबसे एक और सवाल एज अ होमवर्क, जिसका आंसर आप मुझे कमेंट थ्रेड में देंगे। भारत की एक फीमेल स्प्रिंटर का नाम बताइए, जिनके ऊपर नाडा के तरफ से, नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी नाडा के तरफ से 4 साल का बैन 2019 में टेस्ट के बाद लगाया गया। सवाल ठीक से सुनिए, एक महिला स्प्रिंटर का नाम बताइए जिनके ऊपर नाडा, नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी द्वारा 4 साल का बैन पिछले साल लगाया गया था। जवाब का इंतजार रहेगा। मैं चल रहा हूं सवाल नंबर 21 पे। यूनाइटेड स्टेट्स आंसर आ चुका है। रमेश टीकाराम हु पास्ड अवे इन जुलाई 2020 इज एसोसिएटेड विथ विच स्पोर्ट? भैया सवाल रिपीट हुआ है, ये क्वेश्चन कल भी था। 4 ऑप्शन है, पैरासाइक्लिंग, पैरा क्रिकेट, पैरा टेनिस या पैरा बैडमिंटन। सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, पैरा बैडमिंटन। ये एक बैडमिंटन प्लेयर थे जिनकी हाल फिलहाल में मृत्यु हुई है। ऑल राइट, याद रहेगा। और पैरा का मतलब क्या होता है? ऐसे लोग जो दिव्यांग होते हैं उनके लिए जो बनाए जाते हैं स्पोर्ट्स, उन्हें कहते हैं पैरा। ऑल राइट, आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 22। नीला सत्यनारायण हु डाइड रिसेंटली इज द फर्स्ट वुमेन स्टेट इलेक्शन कमिश्नर ऑफ विच स्टेट? नीला सत्यनारायण, जिनकी अभी अभी 72 वर्ष की उम्र में मृत्यु हुई, जो कि एक अच्छी लेखिका भी थी, वो पहली स्टेट इलेक्शन कमिश्नर रही थी। तो वो कौन से राज्य की रही थी? जवाब के लिए 4 ऑप्शन आपके सामने है, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु या महाराष्ट्र। सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, महाराष्ट्र। ऑल राइट, चेक कर लें। यस, द राइट आंसर इज महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर कौन? उद्धव ठाकरे। महाराष्ट्र के गवर्नर कौन? भगत सिंह कोश्यारी। महाराष्ट्र में अभी किस पॉलिटिशियन का बर्थडे मना मना के लोग अपने स्टेटस पे लगा रहे हैं? अजीत दादा पवार। ऑल राइट, चलिए दोस्तों फिलहाल हम आगे बढ़े सवाल नंबर 23 पर। व्हेन वाज द डे ऑफ इंटरनेशनल क्रिमिनल जस्टिस ऑब्जर्व्ड एनुअली? इंटरनेशनल क्रिमिनल जस्टिस डे ये कब मनाया जाता है? भैया अगर आपने क्वेश्चन नंबर 1 से सारा भाषण आज सुना है तो आपको ऑटोमेटिकली समझ में आ गया होगा राइट आंसर क्या है, क्योंकि मैं ऑलरेडी बता चुका हूं। सही जवाब है जुलाई 17। 17 जुलाई को मैंने बोला था ना इंटरनेशनल क्रिमिनल जस्टिस डे, और वो इमोजी डे होता है। राइट, तो ये 2 दिवस मनाए जाते हैं। ऑल राइट, फिलहाल चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पे। सिंगरौली सुपर थर्मल पावर प्लांट, पावर स्टेशन माफ करना, इज लोकेटेड इन विच स्टेट? सिंगरौली सुपर थर्मल स्टेशन इनमें से कौन से राज्य में स्थित है? अरुणाचल प्रदेश, गुजरात, उत्तर प्रदेश या उड़ीसा? सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, उत्तर प्रदेश।
उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ की सरकार और गवर्नर है आनंदीबेन पटेल। ऑल राइट, चलते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 25, द फरजाद बी गैस फील्ड इज लोकेटेड इन विच कंट्री? फरजाद बी गैस फील्ड एक गैस फील्ड है, ये कौन सी कंट्री में है? चार ऑप्शन है, इजिप्ट, कुवैत, यूएई या ईरान। असल में ये जो गैस फील्ड है ये ईरान में है। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। लेकिन इसमें आपको एक बात जरूर समझ लेनी चाहिए, तो इसीलिए जाइएगा मत, समझ लीजिए इन चीजों को। इसके ऊपर कोई आरसी का पैसेज आ गया तो गड़बड़ हो जाएगी। ये रहा भारत, भारत के बाजू में ये रहा पाकिस्तान, और पाकिस्तान के बाजू में इस तरह से एक बड़ी सी कंट्री है ईरान। ईरान में ये गल्फ वाले एरिया में ये फरजाद गैस फील्ड यहाँ पर पाई गई है। राइट, अब यहां पर असल में भारत की एक कंपनी है ओएनजीसी, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन। उसका एक विंग है विदेश वाला जिसको ओवीएल बोलते हैं, यानी ओएनजीसी विदेश लिमिटेड। फिर से बता देता हूं, ओएनजीसी का एक फॉरेन का एक ब्रांच है, या फॉरेन का एक सब्सिडरी पार्ट है जिसको हम कह सकते हैं ओवीएल, ओएनजीसी विदेश लिमिटेड। वो काफी दिन से ईरान के साथ नेगोशिएशंस में था इस फरजाद बी गैस फील्ड को लेकर। फरजाद बी गैस फील्ड में से नेचुरल गैस मिली है बहुत सारी, तो भारत ये चाहता है कि इनके साथ पार्टनरशिप कर ली जाए ताकि हमें आने वाले दिन में महंगी महंगी गैस खरीदना ना पड़े और हमको वहां से गैस मिल जाए। लेकिन दरअसल भारत और ईरान के बीच में संबंध जितने अच्छे थे उतने अच्छे रहे नहीं है, और ईरान और अमेरिका के बीच में बहुत कड़वाहट आई है और भारत ने अमेरिका का साथ दिया है। इस वजह से अब ऐसा लगने लगा है कि लगभग लगभग फरजाद बी गैस फील्ड वाला ऑफर हमारे हाथ से जाने वाला है। हालांकि ईरान ने अभी तक ऑफिशियल अनाउंसमेंट तो किया नहीं है, लेकिन संकेत तो सारे वैसे ही दिख रहे हैं कि ईरान शायद भारत के साथ इस मामले में आगे नहीं जाएगा। अच्छी खबर नहीं है, लेकिन भारत को कुछ ना कुछ इसके ऊपर जरूर विचार करना चाहिए। फिलहाल क्वेश्चन नंबर 25 खत्म होने के साथ ही हम अपनी इस सीरीज को आज के लिए विराम देते हैं। 25 सवाल और क्वेश्चंस का लेवल आपको कैसा लगा? जितनी अतिरिक्त जानकारी हमने आपके साथ शेयर की, वो जानकारियों के साथ आप अपने अनुभव हमारे साथ कमेंट थ्रेड में जरूर शेयर करिए, सजेस्ट करते रहिए और हमारे साथ सीरीज में बने रहिए। आप जितने ज्यादा फीडबैक हमको देते जाएंगे उतना ही हमारा मनोबल इसको लेकर और आगे बढ़ता रहेगा। पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए और करते रहिए ज्ञानबाजी। देखिए ये छोटा सा वीडियो आप सबके लिए। ऑल राइट दोस्तों, तो फिर हमारे इस लिंक से, टेलीग्राम चैनल के लिंक से आज के वीडियो की पीडीएफ डाउनलोड करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और कम से कम अपने 10 दोस्तों को इनवाइट करिए और उनको ज्ञानबाजी टेलीग्राम चैनल और ज्ञानबाजी यूट्यूब चैनल दोनों ज्वाइन करवाइए। राइट, आप चाहें तो ज्ञानबाजी का निखिल @ज्ञानबाजी नाम का फेसबुक पेज भी फॉलो कर सकते हैं। शानदार कंटेंट इसमें भी अवेलेबल है, तो जरूर विजिट करिए। ज्ञानबाजी पर अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मिलते हैं कल फिर अगले 25 क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।